Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to start our new chapter, which is chapter number 10, Basic Geometry. 200 बुक के पेज 233 पे अवेलेबल है. ठीक है. सो बुक आपके सामने होनी चाहिए. जब मैं कहूंगी तब देखेंगे. सो बेसिक का क्या मतलब होता है? बेसिक का मतलब होता है बिल्कुल स्टार्ट की या बिगिनिंग की चीजें. और ज्योमेट्री में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? शेप्स के बारे में पढ़ते हैं. और शेप हर तरफ मौजूद है. वैसे तो ज्योमेट्री का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ, और मेट्री का मतलब होता है, अगर इस वर्ड को हम अलग अलग करें ना, ये वर्ड जो है, इनका मतलब होता है जमीन की स्टडी, जमीन के बारे में, अर्थ के बारे में स्टडी कर. तो आपको अर्थ में कौन कौन सी चीजें नजर आती हैं? अर्थ में आपको पहाड़ नजर आते हैं, अर्थ में आपको ट्रीज नजर आते हैं. मतलब मुख्तलिफ किस्म की, अगर आप नेचुरल चीजें भी देखें तो वो बेसिकली एक शेप की तरह ही होती है. जैसे पहाड़ हैं वो ट्रायंगल की शेप के होते हैं, राइट. सो हम ज्योमेट्री में शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, बट बिल्कुल इस चैप्टर में हर चीज बिल्कुल बेसिक लेके चलेंगे. ठीक है. सबसे इजीएस्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक. सो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पॉइंट्स, लाइंस एंड प्लेन्स के बारे में, कि ये क्या क्या चीजें होती हैं. पॉइंट्स क्या चीज होते हैं? बेसिकली पॉइंट्स इज लाइक अ डॉट, राइट. पॉइंट्स क्या होते हैं? डॉट्स होते हैं. डॉट्स क्या करते हैं? डॉट्स बेसिकली टेल अस अ पोजीशन. ठीक है. डॉट्स हमें पोजीशन बताते हैं. ना डॉट्स का कोई साइज होता है, ना कोई शेप होती है. अगर मैं कहूँ आप पॉइंट ड्रॉ करें, तो आप पॉइंट कैसे करेंगे? बस पेंसिल एक रखेंगे जैसे ये, तो फिर जरा थिक सा आपको दिख रहा है. बट अगर एक्चुअल में मैं आपको पॉइंट ड्रॉ करने को दूं और आपको कहूँ कि एक पॉइंट ड्रॉ कर दें, तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, राइट. तो ना पॉइंट की कोई साइज होता है, ना कोई इसकी शेप होती है. जस्ट पॉइंट जो है वो हमें पोजिशन बताता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहती हूँ कि दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स को आप जो है वो कंबाइन कर लें, इन दो पॉइंट्स के दरमियान लाइन को ड्रॉ कर लें, तो आपको क्या पता चलेगा मैं कौन से पॉइंट का कह रही हूँ? ठीक है. यही बात है ना. अगर मैं कहूँ इन दो पॉइंट्स में लाइन ड्रॉ कर लें, तो आप सोचोगे यहाँ तो चार पॉइंट्स हैं, कौन से वाले दो पॉइंट्स में हम लाइन ड्रॉ करें? तो इस वजह से हम इन पॉइंट्स को दे देते हैं नेम. फर्स्ट पॉइंट को दे देते हैं पार्ट ए. मैं अब आपको कहूं कि पार्ट बी और पार्ट डी के दरमियान एक लाइन को ड्रॉ कर लें. नाउ इट्स इजी कि आप इनके दरमियान इजीली लाइन ड्रॉ कर लेंगे. अगर मैं पहले कह रही थी तो इट वाज डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट थे तो आपको पता नहीं था. इस वजह से हमने पॉइंट्स को क्या दे दिए? नेम. पॉइंट बेसिकली इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हमें पोजिशन पता चल सके. जैसे आप जब सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट आप सेंटर में एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, और फिर आपको पता चल जाता है कि इस पॉइंट के इर्द गिर्द ही हमें एक दायरा खींचना है. जब आप रेक्टेंगल बना रहे होते हैं और आप मेजरमेंट्स ले रहे होते हो, तो तब भी आप पॉइंट्स को पहले लगा रहे होते हो. रेक्टेंगल, ट्राइंगल, कुछ भी यही बात है. स्केल पर आप देखते हैं, अच्छा ये 5 सेंटीमीटर है, 1 से लेके 5 तक आप पहले पॉइंट लगाते हैं, फिर लाइन खींचते हैं. तो पॉइंट बेसिकली हमें किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी फिगर के बारे में उसकी पोजीशन बताता है, लाइंस की पोजीशन को बताता है. ठीक है. पॉइंट तक क्लियर हो गई बात. सो व्हाट इज लाइन? लाइन बेसिकली जब हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं ना, व्हेन वी ज्वाइन टू पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, जब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी, एक साथ कर दूंगी, तो एक स्ट्रेट लाइन खिंच जाएगी. ठीक है. ये दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और हमने इनके दरमियान लगा ली लाइन, तो इसे कहते हैं लाइन. ठीक है. बट इस लाइन में भी 3 टाइप्स हैं. इसको हम सिंपल लाइन नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट. व्हेन वी ज्वाइन टू पॉइंट्स ए एंड बी टुगेदर, अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ए बी इज फॉर्म्ड. ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स. एंड पॉइंट्स कहलाए जाते हैं पॉइंट ए और बी. इट्स मीन के लाइन यहाँ खत्म होगी. एंड का क्या मतलब होता है? फिनिश, खत्म. तो बस लाइन यहाँ पर पॉइंट ए, और पॉइंट ए से स्टार्ट हुई और पॉइंट बी पे खत्म हो गई. ठीक है. और आप इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको आप डिनोट करते हैं इस तरह से. फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए और पॉइंट बी की लाइन को आपने ड्रॉ किया है, तो उसको आप डिनोट कैसे करेंगे? इस तरह से, ए और बी, और इसके ऊपर एक लाइन खींच लेंगे. ठीक है. ये आपने डिनोट कर लिया लाइन सेगमेंट को. अब पार्ट बी में आ जाते हैं. लाइन की एक और टाइप भी है जिसे हम सिंपल लाइन कहेंगे. सिंपल लाइन क्या हो? किसी भी लाइन को ड्रॉ कर लें, उसके कोई एंडिंग पॉइंट ना हो. ठीक है. अब देखें, ये दो पॉइंट्स यहां तक ही थे ना, ये रहा ये पॉइंट और ये रहा ये पॉइंट. तो हमने इन दोनों पॉइंट्स की डायरेक्शन की तरफ से लाइन को एक्सटेंड कर दिया.
एक्सटेंड का मतलब समझते हैं, बढ़ा दिया। इफ वी एक्सटेंड द लाइन सेगमेंट ए बी इन बोथ डायरेक्शन, तो हमें क्या मिल जाएगी, लाइन मिल जाएगी। अगर ए और बी पॉइंट को हम खींचते हुए चले जाएं तो हमें क्या पता चल जाएगा, सिंपल लाइन मालूम हो जाएगी, जिसे हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो लाइन है ये दोनों तरफ से, पॉइंट ए से भी और पॉइंट बी से भी एक्सटेंड हो रही है। इसको हम किस तरह डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, पॉइंट ए और बी ही की बात हो रही है, ठीक है, पॉइंट ए बी, और सिंपल हम लाइन पुट करेंगे मगर इन दोनों लाइंस के ऊपर एरो होंगे, और इसको हम क्या कहते हैं, सिर्फ सिंपल लाइन। देन थर्ड पार्ट इज, अब आप देख रहे हैं ये पर्पल कलर की लाइन, इसका स्टार्टिंग पॉइंट पॉइंट ए का ये था और पॉइंट बी का ये पॉइंट था, मगर ये सिर्फ एक तरफ से एक्सटेंड हो रही है। किस तरफ से एक्सटेंड हो रही है, राइट साइड से ये एक्सटेंड ही होते जा रही है। ऐसी लाइन को कहते हैं हम रे, आगे इसकी स्पेलिंग भी आ रही है, ठीक है। जब कोई भी लाइन जस्ट एक डायरेक्शन में बढ़ती चली जाए और एक डायरेक्शन में उसका एंडिंग पॉइंट हो और दूसरी डायरेक्शन में वो बढ़ती भी चली जाए, तो ऐसी लाइन को कहते हैं हम रे। इसको कैसे डिनोट करेंगे, सेम पॉइंट ए और पॉइंट बी है, पॉइंट ए पॉइंट बी, और कौन सी लाइन है, ये जस्ट एक तरफ एरो है और एक तरफ एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये लाइन कंटिन्यूस बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो ये तीन तरीके थे जिससे तो हमने लाइन के बारे में तीन चीजें पढ़ी, लाइंस, लाइन सेगमेंट पढ़े, वो लाइंस जिनके दो एंडिंग पॉइंट्स हो, ठीक है, जहां आकर वो एंड हो जाती हो, खत्म हो जाती हो। देन फिर हमने सिंपल पढ़ा लाइन, लाइन जिसके कोई एंडिंग पॉइंट ना हो बल्कि दोनों डायरेक्शन से कोई भी लाइन एक्सटेंड होती चली जा रही हो। और थर्ड पार्ट हमने पढ़ी रे, रे में क्या होता है कि एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ से लाइन जो है वो एक्सटेंड होते हुए चली जा रही हो। देन फोर्थ इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखें, लाइन ए बी था और लाइन सी डी है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काट रही हैं। कौन से पॉइंट पे कट हो रही हैं, इस पॉइंट पे कट हो रही हैं। इस पॉइंट पे हमने एक नया पॉइंट लगा दिया, ठीक है, यही बात है, यहाँ कट हो रही है, तो हम इस न्यू पॉइंट को शो कर रहे हैं नए लेटर से, विच इज एक्स, के ये जो पॉइंट जिस पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको हमने एक्स से शो कर लिया। अब एक और न्यू टर्म मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। अब देखें, ये येलो कलर की लाइन जो आपको ड्रॉ हुई नजर आ रही है, ये कॉलिनियर है। अब कॉलिनियर का क्या मतलब होता है, वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर हो, जो सेम लाइन पर हो, जैसे ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट एक्स एक ही लाइन पर है ना, जैसे पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट एक्स एक ही लाइन पर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर हो उसे हम कहते हैं कॉलिनियर, और जो जैसे सी, एक्स और बी, एग्जाम्पल एक लिए ना, सी, एक्स और बी, ये पॉइंट एक लाइन पर है नहीं, सी ब्लू लाइन पर है, बी जो है वो किस लाइन पर है, येलो लाइन पर है, तो ये कॉलिनियर नहीं होंगे। ये द थर्ड टाइप इज प्लेन्स। सो व्हाट इज प्लेन्स? प्लेन एक बहुत मजे की चीज है, इसकी कोई शेप नहीं है, जस्ट ये आपको समझाने के लिए मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। प्लेन बेसिकली एक फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है, एक कैसे सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास, हम कहते हैं ये एक्स की लाइन है और ये वाई की लाइन है, ठीक है। प्लेन उस फिगर को कहेंगे जिसमें एक्स की लाइन जितना चाहे एक्सटेंड करना चाहे एक्सटेंड हो जाए, और वाई की लाइन जितना एक्सटेंड करना चाहे एक्सटेंड होती रहे, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने एक लिमिटेड रेक्टेंगल बनाया है, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि प्लेन फिगर्स एक ऐसी फिगर्स होती हैं जो कि फ्लैट होती हैं, ठीक है, और इसमें से कोई भी अगर आप लाइन चाहें तो वो लाइन एक्सटेंड हो जाए, जैसे कि यहाँ पे ये मैं इसको नाम दे देती हूँ इस लाइन को वाई का, ये वाई लाइन जितना चाहो एक्सटेंड होती रहे और ये एक्स की लाइन जितना भी हम चाहें एक्सटेंड होती रहे। प्लेन की कोई ये फिगर नहीं है, जैसे आपके सामने आप बैठे हैं और आपके सामने आपको वॉल दिख रही है, वो भी एक प्लेन फिगर है, ठीक है। आपके मोबाइल की स्क्रीन, वो भी एक प्लेन फिगर है, मगर अगर आप फुटबॉल देख लें तो फुटबॉल प्लेन फिगर नहीं है, उसकी फिगर कैसी है, कर्व्ड है।
थोड़ा सा टर्न आ रहा है, तो वो फिगर्स प्लेन फिगर्स नहीं कहलाई जाएंगी। प्लेन फिगर्स सिर्फ वही फिगर्स कहलाई जाएंगी जो फ्लैट हो, जो हमवार हो, जैसे लैपटॉप की स्क्रीन, जैसे आपके सामने बोर्ड, ब्लैक बोर्ड्स। मगर अगर हम फुटबॉल की एग्जांपल ले लें तो वो प्लेन फिगर नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या आ जा रहा है, कर्व। ठीक है, अब हम चलते हैं एंगल्स की तरफ। अच्छा, ये हमने मालूम किया था बेसिक कुछ चीजें, मगर अब हम मालूम करते हैं कि जैसे बेसिक चीजों में हमने मालूम किया कि पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइंस क्या होती हैं। इसके अलावा हमने देखा प्लेन फिगर क्या होती है। प्लेन फिगर वो फिगर होती है जो फ्लैट हो, जो हमवार हो, कर्व ना हो, जिसमें कोई टर्न ना हो। ठीक है, वो फिगर, सारी वो फिगर्स प्लेन फिगर्स कहलाई जाएंगी। सो अब हम मूव करते हैं एंगल्स की तरफ। ये जो दो लाइंस मैंने यहाँ ड्रॉ की हुई हैं, ये फर्स्ट जहां पे ये रेड कलर का मार्कर इंडिकेट कर रहा है, ये कौन सी लाइंस है? रे है, यही बात है, ये रे लाइंस है। रे लाइंस कौन सी लाइंस होती है? जिनका एक एंडिंग पॉइंट होता है और जो दूसरा पॉइंट होता है वो एक्सटेंड हो रहा होता है। ठीक है, राइट। सेम एंगल्स बनाने के लिए भी जो लाइंस हमें काम आती हैं, वो कौन सी काम आती हैं? रेस की लाइन। फॉर एग्जाम्पल, ये जो टू लाइंस थी, इनको मैंने जब कंबाइन किया तो एक एंगल फॉर्म हो गया। इन दोनों लाइंस को मैंने कंबाइन किया तो एक एंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, इन दोनों लाइंस को जहां हम कंबाइन करते हैं, इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन से, ये लाइन जो है वो ए की है और ये बी की है, तो ये इस लाइन ए को और बी को मैंने जब कंबाइंड कर लिया, तो जिस पॉइंट पे ये दोनों कंबाइंड होंगी उसका एक नया नाम है, और वो नाम है वर्टेक्स, जिसे मैं ओ से शो कर देती हूँ। ठीक है, एक लेटर शो कर देती हूँ, ओ से इंडिकेट करती हूँ इस नए, जहां पे ये कंबाइंड हो रहे हैं। और इस चीज को हम कहते क्या है, मैथ की लैंग्वेज में कहते हैं वर्टेक्स। मैं इसकी स्पेलिंग लिख लूँ। ओके, देखिए हमारे पास वर्टेक्स आ गया। ये रे लाइन ए था, ये बी, और जिस पॉइंट पे ये दोनों कंबाइंड हो रहे हैं उस पॉइंट को मैंने एक नया नाम दे, कहते हैं वर्टेक्स। अब एक हमारा एंगल फॉर्म्ड हो गया। कैसे हुआ? देखें, एंगल बेसिकली हमें बताता है अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बिटवीन कितना टर्न आया है वो हमें बताता है एंगल। तो कितना टर्न आया है इसको हम शो कर देते हैं। टर्न को कैसे आप शो करते हैं? आप अक्सर जब गाड़ी देख रहे होते हैं तो गाड़ी को टर्न करने के लिए आपके पास एक सर्कल की टाइप जैसा होता है। तो ठीक है, टर्निंग के लिए हमेशा आप इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं, यानी कि कितना टर्न आया है, इतना हिस्से का टर्न आया है लाइन ए और लाइन बी में। ये हमारा बन गया एंगल। फॉर एग्जाम्पल, ये 40 डिग्री का एंगल है, लिख भी देते हैं। ठीक है, एंगल्स आपने बनाने 5 क्लास में आई गेस सीखे होंगे, तो आप एक दफा इसी बुक में रिवीजन भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। बट अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स दैट इन एंगल यू सी अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन के बिटवीन कितना टर्न आ रहा है आप उसे देखते हैं। ठीक है, ये इस एंगल की साइड है, फर्स्ट साइड है, साइड बी कह लें। ये एंगल की साइड ए है, जिसे हम आर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसे इनिशियल आर्म कहते हैं, इनिशियल आर्म, और इसे कहते हैं टर्मिनल आर्म। आर्म का मतलब समझते हैं ना, बाजू। तो ये इस एंगल का पहला बाजू है और ये दूसरा बाजू है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि एंगल, जैसे बहुत सारे आपने यूनिट्स पढ़े थे, हमने पिछले चैप्टर्स में ही यूनिट्स पढ़े हुए हैं। एक यूनिट होता है विच इज वेरी इजी, डिग्री। यूनिट एंगल्स का क्या होता है? डिग्री। स्मॉल सा एक सर्कल होता है, हियर इट इज। ठीक है, तो डिग्री जो है वो यूनिट एंगल्स का सिंबल होता है, एंगल का यूनिट होता है डिग्री। जैसे मैंने यहाँ 40 लिखा तो मैंने उसके साथ ऊपर ही क्या शो कर दिया? इसका यूनिट। विदाउट अगर यूनिट आप शो करेंगे तो वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा। ओके, एक और सर्कल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। एंगल्स बेसिकली क्या चीज है? टर्निंग। एंगल में आप क्या देखते हैं? अमाउंट ऑफ टर्न। और एंगल्स की जो फुल रोटेशन होती है वो ये पूरा सर्कल होती है। जैसे घड़ी है ना, घड़ी पूरी घूमती है, तो एंगल्स जब पूरा रोटेट हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री के। यानी एक पूरा एंगल जब फुल रोटेट होता है तो उसकी क्या वैल्यू होती है? 360 डिग्री।
और जब हाफ रोटेट होता है, मैं सर्कल को हाफ कर देती हूँ, तो 360 का अगर हम हाफ कर दें, हाफ को किससे शो करते हैं, 2 से शो कर देते हैं, यानी 360 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. हाफ ऑफ द सर्कल is called 180 degree and full of the circle is called 360 degree. ठीक है. और देखें जब मैंने हाफ किया है तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनी है, यहां तो ड्रॉ नहीं हुई बट इट्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड फुल ऑफ द रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री. मैंने आपको बताया कि एंगल किस तरह फॉर्म्ड होते हैं. जब आप टू रेज को कंबाइन कर देते हैं तो एक एंगल बन जाता है. एंगल बेसिकली अमाउंट ऑफ टर्निंग होता है, और ये अमाउंट ऑफ टर्निंग मैक्सिमम जो है वो 360 डिग्री हो सकती है. और अगर आप मतलब अमाउंट ऑफ टर्निंग कुछ भी हो सकती है, बट एक लिमिट है ना उसकी, तो वो लिमिट क्या है, 360 डिग्री. फिर मैंने कहा कि अगर हम इस सर्कल को हाफ कर दें, यानी कि एक जस्ट स्ट्रेट एंगल बनाएं, तो वो एंगल कितने का बनेगा, 180 डिग्री. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एंगल्स की कुछ टाइप. ठीक है. एन एंगल मेजर्स द अमाउंट ऑफ टर्न. आप अपनी घड़ी में देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ आवर्स की और मिनट्स की नीडल्स को देख रही हूँ, तो ये कितना टर्निंग कर रहा है, ये इस तरह, ये टर्निंग का अमाउंट ये है. ठीक है. हो सकता है ये 40 डिग्री हो, या आप चाहें तो सेकंड्स और मिनट्स को कर लें. तो ये घड़ी इज लाइक जस्ट इट शोज अस एंगल एवरीवेयर, मतलब ये जहां जहां भी टाइम अलग अलग हो रहा होगा वो एंगल्स को शो कर रहे होंगे. टाइप्स ऑफ एंगल की तरफ आ जाते हैं. सबसे आसान वाले की तरफ पहले मैं आपको बताऊंगी, राइट एंगल. आपने बचपन से पढ़ा हुआ है राइट एंगल. राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. जब भी राइट एंगल होगा तो आप इसको एक छोटे से स्क्वायर से शो कर देंगे. ठीक है. वो एंगल जो राइट एंगल से छोटा होगा, यानी 90 डिग्री से कम होगा, वो एंगल कौन सा कहलाया जाएगा, एक्यूट एंगल. देखिए क्यूट से एक्यूट एंगल, प्यारा सा लग रहा है ना ये वाला एंगल येलो कलर का. वो एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़ा होगा वो कहलाया जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल. ठीक है. बट 90 डिग्री से बड़ा होगा मगर 180 डिग्री से छोटा होगा. इसको पूरा स्ट्रेट नहीं होना. और स्ट्रेट एंगल कौन से एंगल होते हैं, जो कि टोटल 180 डिग्री के हो और हाफ ऑफ द सर्कल बन जाए. सेमी सर्कल बन गया, ये हाफ ऑफ द सर्कल है ना. वो एंगल्स रिफ्लेक्स एंगल कहलाए जाएंगे जो 180 डिग्री से बड़े हो. जब आप कोई फिगर बना रहे हो और जो एंगल जिसे आप टर्निंग शो करते हैं वो शेप के बाहर आ जाए, तो आप समझ जाइएगा कि ये एंगल क्या है, 180 से बड़ा है. और फुल रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री. यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं. एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. राइट एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री. वो एंगल राइट एंगल होगा जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा. 89 डिग्री वाला भी राइट एंगल नहीं होगा. वो कौन सा एंगल होगा, well done, acute angle. Obtuse angle is greater than 90 but less than 180. 180 डिग्री नहीं होना चाहिए मगर 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए. स्ट्रेट एंगल इज एग्जैक्टली 180 डिग्री. रिफ्लेक्स एंगल जो कि 180 डिग्री से बड़ा हो. और फुल रोटेशन यानी एग्जैक्ट 360 तक. और 360 डिग्री आपको पता है एक्चुअल में क्या होती है, फुल रोटेशन. फुल रोटेशन मीन के एंगल्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए. फ्लेक्स एंगल पहचानने की एक ट्रिक बता रही हूँ कि कोई अगर एंगल जो आपने ड्रॉ करते हैं ना, जैसे यहाँ पे एंगल देखें, सारे एंगल्स फिगर के अंदर है ना. और अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल के बारे में मालूम करना हो तो रिफ्लेक्स एंगल का जो एंगल बनता है वो फिगर के बाहर बन रहा होता है, जैसे यहाँ पर. ठीक है. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ फिगर्स दी हुई हैं और कुछ नंबर्स दिए हुए हैं. हमें मालूम करना है कि कौन सा एंगल रिफ्लेक्स है, ऑब्ट्यूस है, एक्यूट है या राइट एंगल है. ओके. पूरा क्वेश्चन गिवन है, मैंने जस्ट फिगर्स लिखी हैं. 4 पार्ट ए. आपको मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमें यहीं से क्लियर हो जाएगा. देखें, हमें सिर्फ राइट एंगल को याद रखना है. राइट एंगल कौन सा एंगल होता है, जिसकी लाइन स्ट्रेट हो. ठीक है. ये 90 डिग्री का हमारे पास राइट एंगल हो गया. अगर 90 डिग्री से बड़ा कोई एंगल है तो वो एंगल क्या कहलाया जाएगा, वो एंगल कहलाया जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल. और अगर 90 डिग्री से कोई एंगल छोटा है तो वो कहलाया जाएगा क्यूट. क्यूट से मुराद समझ रहे हैं ना, एक्यूट एंगल. ओके. सो
ये एंगल बताइए मुझे 135 डिग्री 90 से बड़ा है या छोटा है? डेफिनेटली बड़ा है। तो बड़ा है तो क्या लिखेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। पार्ट बी की तरफ आ जाते हैं। पार्ट बी में एंगल बाहर की तरफ बना हुआ है, विच शोज, जो क्या शो कर रहा है? जो शो कर रहा है कि ये एंगल 180 डिग्री से बड़ा है। तो ये एंगल अगर 180 डिग्री से बड़ा है तो कौन सा एंगल होगा? रिफ्लेक्स एंगल। देन हियर इज पार्ट सी। अगेन फिर आप पेंसिल से जो है वो यहाँ ड्रॉ कर लें राइट एंगल, जस्ट राइट एंगल को ड्रॉ कर लें, आपको पता चल जाएगा। 90 डिग्री से छोटा होगा तो एक्यूट होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा तो ऑब्ट्यूस होगा। तो ये क्या नजर आ रहा है आपको? स्मॉलर नजर आ रहा है, तो इसमें ये एंगल क्या होगा? एक्यूट होगा। ठीक है। देन 180 डिग्री, 181 डिग्री। तो 181 डिग्री वाले एंगल्स कौन से कहलाए जाएंगे? रिफ्लेक्स और ऑब्ट्यूस और स्ट्रेट। स्ट्रेट एंगल होगा या फिर ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल होगा? ये एंगल क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री से बड़े एंगल्स क्या होते हैं? रिफ्लेक्स होते हैं। देन 89 डिग्री, 89 डिग्री, 89 डिग्री का क्या होगा? 89 degree. Well done, Alishba. Acute angle. And 124 degree is equal to 124 degree में क्या हो जाएगा? 124 डिग्री के अगर कोई एंगल है तो वो एंगल कौन सा होगा? ऑब्ट्यूज। ठीक है, सो ये आपके पास सोल्यूशन यहाँ पर आ गया। ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, एक्यूट, रिफ्लेक्स, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज, अच्छा एक और दो एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। वो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे जब उन दो एंगल्स को ऐड करो तो इक्वल हो जाए 90 डिग्री के। वो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे जब आप उन दो एंगल्स को ऐड करो तो वो 90 डिग्री तक, उसका एग्जैक्ट 90 डिग्री तक आंसर है। मैंने बुक की एग्जांपल यहाँ पे पिक कर ली है, जैसे कि हमारे पास फिगर फर्स्ट है। फर्स्ट फिगर में हमारे पास ये देखें एक फिगर बनी हुई है और उस फिगर में दो एंगल्स बने हुए हैं। जब मैंने इन दोनों एंगल्स को एड अप किया 40 प्लस 50 तो इक्वल्स टू 90 डिग्री आए। ठीक है, फिगर 2 है मेरे पास, इन दोनों को जब 62 डिग्री और 28 डिग्री को ऐड करूंगी तो कितने बनेंगे? 90 डिग्री बनेंगे। 2 डिग्री और 28 डिग्री को जब हम ऐड करेंगे 62 प्लस 28 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो वो एंगल्स जिनको हम जब ऐड करें तो आपस में 90 डिग्री एग्जैक्ट बने, वो एंगल्स कहलाए जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, विच इज वेरी इजी। ठीक है, देन पार्ट बी, पार्ट बी में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। वो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाए जाएंगे जब आप उनको ऐड करो तो वो एग्जैक्ट 180 डिग्री हो। फॉर एग्जाम्पल पार्ट ए है, पार्ट ए में आपके पास दो एंगल्स दिख रहे हैं 135 और 45। आपने लिखा सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। सप्लीमेंट 135 प्लस 45 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, डिग्री के साइन यहाँ मिस है बट आप लाजमी लगाएंगे, बट लेट मी put here a degree sign. Okay, so supplementary angles are those angles which when we add it becomes 180 degree. जब हम इन दोनों एंगल्स को प्लस करें तो वो 180 डिग्री तक आंसर है। ये फिगर 1 की एग्जांपल, फिगर 2 की एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास दो एंगल्स हैं 53 और 127। जब हमने इसको ऐड किया तो आंसर क्या बना? 180 डिग्री। आपने एक चीज कॉमन देखी होगी सप्लीमेंट्री एंगल्स में कि वो कॉमन लाइन के ऊपर है, यानी एक ही लाइन पे शेयरिंग हो रही है। देखें इनकी भी दोनों की एक ही लाइन है जिसपे ये शेयरिंग कर रहे हैं। इस लाइन को भी देखें, दोनों एंगल्स एक ही लाइन पर हैं। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा पेयरिंग में आते हैं, यानी दो जोड़े होते हैं, दो से ज्यादा जोड़े नहीं होते। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 10A, जिसमें हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का दूसरा एंगल मालूम करना है। ठीक है, एक एंगल गिवन है, दूसरा एंगल मालूम करना है। किसी दो एंगल को प्लस करें और वो इक्वल हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाया जाएगा। और ये हमने बना ली थी इसकी इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 90 होता है, बट मुझे एक एंगल 2 नहीं पता और एंगल 1 पता है। मैंने एंगल 1 की वैल्यू लिखी और एंगल 2 नहीं पता, उसे ऐसे ही शो कर दिया।
तो एंगल 2 के साथ जो 50 प्लस हो रहा है वो 50 यहाँ सम के साथ क्या हो जाएगा, आकर माइनस हो जाएगा। सो हमें एंगल 2 पता चल जाएगा। इट्स मीन कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कोई मिसिंग एंगल है जो मुझे नहीं मालूम, तो मैं सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से गिवन एंगल को माइनस कर दूंगी, तो मुझे अननोन एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पता चल जाएगा। सो इसी तरीके से हमने इस सवाल के चारों पार्ट को कर लिया। फर्स्ट पार्ट में हमें जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मालूम करना था और 18 डिग्री गिवन था, तो हमने सम में से 18 डिग्री को माइनस कर दिया 72 डिग्री। इट्स मीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का दूसरा एंगल कितना है, 72 डिग्री का। देन पार्ट बी में है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 46 का दूसरा एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री बेसिकली मीन्स एक चीज दूसरे हिस्से को कंप्लीट कर दे, ठीक है, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो 18 का दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने मालूम किया सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से गिवन एंगल को माइनस करके। 90 डिग्री से माइनस किया 46 को, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 46 क्या आ गया, 44। देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 53 के लिए अगेन सम से माइनस किया, तो उसका अननोन एंगल हमें पता चल गया, और पार्ट डी में भी हमने यही किया। तो आप जब भी कभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का दूसरा एंगल मालूम करना हो, तो जो गिवन एंगल है उसको सम ऑफ द एंगल से माइनस कर दें तो आपको पता चल जाएगा। सेम एज इट इज विथ सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में भी यही होगा, गिवन एंगल को सम ऑफ द एंगल से माइनस करेंगे तो आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। हमारे पास 4 पार्ट थे और हमने हर 4 पार्ट में हम सप्लीमेंट्री एंगल्स मालूम किए जो कि अननोन। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 36, 180 डिग्री से माइनस 36 डिग्री करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 144 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 12, तो उसको भी सम से माइनस किया तो सेकंड हमारे पास एंगल मालूम हो गया सप्लीमेंट्री एंगल का। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 102, 180 डिग्री से 102 माइनस किया 78 डिग्री आ गया। एंड पार्ट डी में हमारे पास है 9 डिग्री। ओके, सो ये हमारे क्वेश्चन थे जिसमें हमने मालूम किया सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।